हेलो बच्चों, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने वेक्टर्स का पार्ट 6। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या है बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, और आज का पूरा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक को डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा अच्छे से और बहुत ध्यान से देखना। मे बी चांसेस हो कि ये आपके एक बार में समझ में ना आए, तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बार में समझ जाए, बट रिवीजन के तौर पर ये ज्यादा बच्चों को टॉपिक याद नहीं रहता कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसका यूज कैसे करना है। ठीक है, आइए तो देखते हैं कि ये टॉपिक क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी नीड क्यों हुई। ठीक है, कि इसकी नीड क्या है हम लोगों को। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग नॉर्मल जो अपना 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, कि यहां पर ये मेरा होगा, यहां पर ये मेरा होगा एक्स एक्सिस, ये मेरा होगा वाई एक्सिस और ये मेरा होगा जेड एक्सिस। ओके, थोड़ा साइड में कर लेता हूं। ओके बच्चों, और आई नीड डार्क येलो। चलो देखो, तो यहां पर मैंने क्या लिया, स्पेस में एक पॉइंट लिया जो क्या है, जो है मेरा पॉइंट P है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये है मेरा वेक्टर r। ठीक है, ये क्या है, ये है मेरा वेक्टर r। अब ये जो वेक्टर r है इसके कंपोनेंट 3 एक्सिस पे लगे हुए हैं, इसके कंपोनेंट 3 एक्सिस पे लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मुझको बताइए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r along x एक्सिस, तो आप लोग बोलेंगे सर ये अपना आता है x i कैप। ओके, फिर उसके बाद कंपोनेंट, अब ये लाइन क्या है लिखूं मैं फिर से, हमारे पास जुगाड़ है, हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, हम हमारे पास जुगाड़ है तो हम कॉपी कर लेंगे। चलिए, तो ये एक्सिस मिटाइए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग y एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग z एक्सिस। तो y एक्सिस के यहाँ पे जो मुझको मिलेगा कंपोनेंट, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा y j कैप, और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग z एक्सिस जो मुझको मिलेगा वो मुझको मिलेगा z k कैप। क्या मिल जाएगा मेरे को, z k कैप मिल जाएगा। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर r का कंपोनेंट मुझको बताइए, तो आप लोग सिर्फ मुझको 3 एक्सिस का ही कंपोनेंट बता सकते हो। बट क्या मालूम कोई पागल बच्चा उठ के बोले नहीं सर हमको एक्स और वाई जेड में लेना ही नहीं है, कोई तो भलता ही लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, यहां पे मैं अगर एक 3D क्यूबॉइड लेता हूं, देखिए अब इस 3D क्यूबॉइड में, ठीक है, अब इस 3D क्यूबॉइड में ये हो गया अपना वेक्टर r, ये अपना क्या होगा, ये अपना हो गया वेक्टर r। अब इसको रिजल्टेंट बोल दो आप लोग। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किसका रिजल्टेंट है? सबसे पहली बात, इसके कंपोनेंट कहां कहां गए हैं देखो, इसके कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहां गया है। हम लोग यहां तक पहुंचे कैसे? सबसे पहले हम लोग यहां पे गए, फिर हम लोग ऊपर गए, फिर हम लोग यहां पे आए, तो हमको ये वेक्टर r मिला है। बट किसी के मन में आ जाए कि नहीं मुझको x y और z में कंपोनेंट नहीं चाहिए,
वो उठ के बोलेगा एक काम करो, मुझको कंपोनेंट तुम सब लोग यहां से बताओ कैसा बोलेगा। एक पहला ऐसा लो, फिर ऐसा लो, फिर ऐसा लो, फिर ऐसा लो। अब ये जो जितने सारे वेक्टर्स यहाँ पे मिले हैं, इनका मैं अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो भी यही मेरे को मिलने वाला है वेक्टर आर मेरा। मैं अगर रिजल्टेंट निकालूंगा तो तभी तभी भी मेरे को यही वेक्टर आर मिलने वाला है, सेम डायरेक्शन। बट जो कंपोनेंट में एक्स वाई और जेड एक्सिस में लेता था, बट अब वो कंपोनेंट वाला मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, बट अब वो कंपोनेंट वाला मेथड मेरा काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहां से जरूरत पड़ती है हमको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स की, कि अगर मुझे किसी वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में दिखाना पड़े तो कैसे दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए आइए यहां पे अपने टॉपिक का नाम डालिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो लेट सपोज सिंपली मैंने दो वेक्टर्स लिए, अब ध्यान से समझना। देखो ये है मेरा वेक्टर बी और ये है मेरा वेक्टर ए। अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं पहले वो देख लो। मैं इसको पढ़ता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, या फिर कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि किसी की परछाई पड़ना, छाया पड़ना। ठीक है, जैसे कि एज्यूम करो मैं अगर यहां पर लाइट छोड़ता हूं, ठीक है, मैं अगर यहां पर लाइट छोड़ता हूं तो आप सबको मालूम है कि यहां पर क्या होगा, ये जो वेक्टर ए का जो परछाई है वो यहां पर पड़ने वाला है, तो आप सबको मालूम है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। जैसे कि ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, और यहाँ पे कुछ तो एंगल थीटा बना हुआ होगा, तो यहां पर जो इसका कंपोनेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, ए कॉस थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ए कॉस थीटा मिल जाएगा। अब आइए अब यहीं से लिखते हैं हम लोग, जैसे कि मैं अगर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं अगर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं उसको लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं मैं, वेक्टर है, इसके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड किसका, ए का। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए कॉस थीटा। डायरेक्शन किसका है, बी का, तो डायरेक्शन के लिए क्या दिखाते हैं हम लोग, बी कैप दिखाते हैं। तो ये मेरा क्या बन गया, ए कॉस थीटा बी कैप। ठीक है बच्चों, अब आप सबको एक चीज पता है, क्या पता है, आप सबको पता है डॉट प्रोडक्ट, जो मैंने आपको सिखाया है। क्या सिखाया मैंने, ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, ए बी कॉस थीटा। काम करता हूं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं इसको। चलिए देखिए यहां पर, तो यहां पर ए डॉट बी मुझको क्या मिल गया, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से मैं अगर सिर्फ ए कॉस थीटा निकालना चाहूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी लिखो या फिर मॉड ऑफ बी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी। अब यही सेम चीज ए कॉस थीटा वाला मैं यहां पे लाके रख दूंगा। क्या मिल गया मुझे, वो मुझको मिल गया
वो मुझको मिल गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग कि ये वाला जो टर्म है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये क्या बन जाएगा आपका ए वेक्टर बी कैप। क्या बन जाएगा आपका ए वेक्टर बी कैप। तो इसको मैं और कैसा लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। समझ गए? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, कि जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है, अगर उसका मुझे कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में चाहिए तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको फिर से लिख दूं। क्या मिल गया मुझे, वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ठीक है बच्चों, फटाफट पहले लिख लो इसको आप लोग। ठीक है, लिख लो। लिख लो, लिख लो इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब अगर आप लोग इसको यहां पे दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट बी को क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी इनटू, इसको क्या लिख सकता हूं, बी बी कैप को ऑफिस वेक्टर बी अपॉन बी। मतलब फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी अपॉन बी स्क्वायर। बट जो इंपॉर्टेंट वाला आपका है वो है ये वाला, जो आपको याद रखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो फटाफट। चलो बच्चों लिख लो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब देखो हमने क्या देखा कि वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टली था। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो मेरा क्या है परपेंडिकुलर पे आता है। आ जाओ लिखते हो उसको। सेकंड वाला कंपोनेंट of vector A is perpendicular to vector B. ओके बच्चों, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। अब देखते हैं ये जो कंपोनेंट है मेरा, ये क्या आएगा। एक काम करते हैं ना, यही स्लाइड हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते, क्या जाता है। ठीक है, यहां से जो अननेसेसरी चीजें मैं उसको निकाल देता हूं, फिर इसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। चलिए आइए, क्या था मेरा सेकंड वाला? सेकंड वाला था मेरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B विच इज परपेंडिकुलर टू, ये उल्टा काहे हो गया रे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B। ये है मेरा वेक्टर B और ये है मेरा वेक्टर A। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये जो मुझे मिला था, ठीक है, ये जो मुझे मिला था
ये क्या मिला था मुझे, ये मुझे मिल गया था वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, और ये जो है ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है अभी, मुझे यही तो निकालना है, मुझे इस वाले की वैल्यू निकालनी है, जो कि मुझे मालूम है कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये मेरा होता है ए साइन थीटा। कितना होता है ये मेरा होता है ए साइन थीटा होता है। ठीक है, अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखना चाहूं तो, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखना चाहूं तो मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, तो मुझे यहां पे आर ये जो मेरा आर यहां पे आर परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, देखो आर परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, एक काम करो एकदम बेसिक से लिखो। देखो सबसे पहले इसको जोड़ूंगा, फिर इसको जोड़ूंगा, उसके बराबर में ये रिजल्टेंट रहेगा मेरा। ठीक है, फर्स्ट का हेड दूसरे का, फर्स्ट के हेड के ऊपर दूसरे का क्या लगा हुआ है, टेल लगा हुआ है, फिर फर्स्ट का इनिशियल टेल फाइनल का हेड। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, वेक्टर ए इक्वल्स टू, इसको देखो ध्यान से, वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप प्लस आर परपेंडिकुलर, और मुझे आर परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। क्या ये क्या मिल जाएगी मुझे, ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी कैप। तो ये मुझे क्या मिल गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए विच इज परपेंडिकुलर टू बी। ये क्या मिल गया मुझे, कंपोनेंट of vector A which is perpendicular to B। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मुझे इतना लग रहा होगा कि शायद ये चीजें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, कि शायद ये चीजें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, इसको याद करने प्रॉब्लम हो रहा हो, ये आपने बिल्कुल नई चीज देख ली रही। ठीक है बच्चों, बट थोड़ा सा ना अपने ब्रेन को टाइम दो, इसको 2 से 3 बार लिखो आप लोग। ठीक है, बुक बंद करके बिना देखे इसको 2 से 3 बार कॉपी पे लिखो, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज क्या होंगे, आपको याद हो जाएंगे। लिख लो इसको फटाफट आप लोग। ठीक है, लिख लो। ठीक है, देखो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है मेरा, ए साइन थीटा है। क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ए साइन थीटा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसके बाद अब मैं एक सवाल करता हूं, जिससे कि आपने ये देख लिया होगा, ये इसका क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है, क्या वाला, ये वाला। फिर उसके बाद में अब ये भी क्या है मेरा एक, ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा क्या है, वेक्टर कंपोनेंट है, ये वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, चलिए अब आइए, आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए जरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m2 kg, a force of 10 newton is acting on the particle, force acts in the direction of this, find the acceleration in the direction of this। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का पूरा पूरा यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम खुद से देता हूं, 2 मिनट का टाइम लगाइए, वीडियो को पॉज नहीं करना है, वीडियो के साथ में ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं हर बार की तरह आपके लिए एक टाइमर सेट किए देता हूं। ठीक है, 2 मिनट का टाइमर है, खुद से ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए,
जल्दी करो बच्चों, 1 मिनट और बस। और जिससे जिससे सॉल्व हो वो कमेंट में बोलिए कि जी सर मुझसे सॉल्व हुआ, मुझसे नहीं हुआ, बताओ। ठीक है, 40 सेकंड और। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला वही करना है, पहला वाला यूज। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ट्रिकी बन सकता है बट टफ नहीं है। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम हो वो समझ सकता है। देखो यहाँ पे वेक्टर लगा सकता है, ऊपर कैप कैप लगा सकता है, बट ठीक है, उतना अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। चलिए, सवाल क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, एक मास m है। ठीक है, कितना मास है इसका, 2 kg मास है। ठीक है, और फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स है, एक 10 न्यूटन का फोर्स है जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ। ये डायरेक्शन दिया हुआ, लेट सपोज कि मैं इसको मान लेता हूं कि ये है मेरा बी कैप, क्योंकि डायरेक्शन बोला ना मैंने, मान लिया कि बी कैप है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ कैप और बी कैप की वैल्यू सेम है। ठीक है, देन फाइंड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है इसके डायरेक्शन में। मैंने क्या बोला था, वेक्टर आर का कंपोनेंट निकालना है इसके डायरेक्शन में। सेम बात बोल रहा ना, यहां वहां पे वेक्टर आर था, यहां पे एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है, वहां पे किसी और कंपोनेंट की बात कर रहा था, ये भी किसी और के कंपोनेंट की बात कर रहा, मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, sorry, component of acceleration in the direction of this vector, component of acceleration vector in the direction of this vector। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, आपको एक चीज यहाँ पे क्या दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, F इक्वल्स टू एम ए वेक्टर। पहले जब मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा तभी तो उसका कंपोनेंट मैं दूसरे का डायरेक्शन में बता पाऊंगा। पहले जब मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा तभी तो मैं उसका कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए पहले फोर्स वेक्टर तो पता करें। फोर्स वेक्टर तो यहां पे दिया हुआ ही नहीं है, तो फोर्स बोला गया कि वो इसके डायरेक्शन में। ठीक है, चलो देखो यहां पर फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू एफ कैप। ठीक है, ये मेरा क्या है, 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड लेके बैठा है ये मेरा भाई। फिर उसके बाद में एफ कैप, एफ कैप किसके बराबर है, हमारा एफ कैप किसके बराबर है, एफ कैप मेरा बराबर है बी कैप के। किसके बराबर है, बी कैप के बराबर है। तो अगर मुझे एफ कैप निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा, वेक्टर एफ अपॉन मॉड ऑफ एफ, और इन शॉर्ट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। कुछ दिक्कत नहीं है, सब चलता है। तो कितना मिल जाएगा मुझको, ये देखो वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना मिल जाएगा ये, 9, 9 प्लस 1 10, 4 14। ठीक है, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14। तो ये तो मुझे मिल गया मेरा वेक्टर एफ। तो वो सेम वैल्यू में उठा के यहां पे रख दूंगा। क्या है वो वैल्यू मेरी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 14, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14। ठीक है बच्चों, चलिए ये आ गया मेरा वेक्टर एफ। अब जब मुझे वेक्टर एफ मिल गया है तो एक्सेलरेशन वेक्टर अपने आप मिल जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे ढूंढने में। रुको जरा, ये देखो ये रंग कैसे, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ही रंग है। तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर मुझे मिल जाएगा वेक्टर एफ अपॉन एम, वेक्टर एफ अपॉन एम। एम की वैल्यू क्या है, 2 kg है, ठीक है। तो ये जो 2 kg 10 से भाग जाएगा कितना मिल जाएगा, 5। तो √14 बाहर निकाल लेता हूं, कितना मिल जाएगा, 5/√14 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये मुझे मिल गया मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर। अब देखो, अभी भी जंग पूरी जीती नहीं है हमने, अभी तक सिर्फ एक्सेलरेशन वेक्टर मिला है। अब इसका कंपोनेंट निकालेंगे हम लोग इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया भाई साहब, लेट दिस इज माय वेक्टर सी, सॉरी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, ठीक है। मैं इसको किसी दूसरे के बराबर मान लेता हूं, मतलब मुझे एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में निकालना है। तो अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, अभी तो आपने फॉर्मूला देखा। चलो कोई नहीं, क्या फॉर्मूला देखा आपने अभी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, ये नहीं मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। अब सी कैप है तो पहले सी कैप का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। मैं इसको सी कैप नहीं बोल सकता, वेक्टर सी ही बोलना पड़ेगा इसको, ठीक है। वेक्टर सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी कैप क्या क्या मिल जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझको, देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या था मेरा, ये था, ठीक है, 5/√14 इंटू √3, ठीक है, √14 इंटू √3। अब क्या मिल जाएगा देखो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू, अब ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू, ठीक है। क्या मिल गया मुझे, सी कैप, वेट सी कैप ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। ये तो मेरा हो गया, ठीक है। चलो देखो, अब यहां पे मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा मुझे, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में। तो 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √14 तो एज इट इज रहेगा, √3 इंटू 3 बन जाएगा, इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। 3 2 5 1 6, तो इसके जगह पे मैं 6 लिख देता हूं, ठीक है। 6 3 दूना 6, क्या मिल गया मुझे, 10/√14 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है बच्चों। लिख लो इतना आप लोग, फटाफट लिख लो इसको। कोई डाउट थे इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा और लिखना है तो एक काम करो, 10 को बाहर निकाल लो और ये भाई साहब को √14 को अंदर भेज दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √14। देखो ये जो फॉर्मूला मुझे मिला, ये इसका मतलब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर दैट इज सी। समझ गए।
कोई प्रॉब्लम है भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको फटाफट पूरा। हम 2 मिनट के लिए दाएं बाएं हो ही जाते हैं, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन में भी शायद यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को एक काम करता हूं, मैं रीराइट कर देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा छोटा बन जाए। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यहां पे आपको वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, और बात भी यही है कि 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, एक ये और एक ये। ओके, ये 2 वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। चलिए, ये है आपका वेक्टर बी और ये है आपका वेक्टर ए। तो वेक्टर ए किसके बराबर है? आपका वेक्टर ए आपका बराबर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप। वाइट कर देंगे इसको, ठीक है। और वेक्टर बी किसके बराबर है? वेक्टर बी आपका बराबर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? वेक्टर ए इज रोटेटेड अबाउट वेक्टर बी। लिख लो इसको ध्यान से, देखो, वेक्टर ए इज rotated about vector B, then find the volume of shape generated। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर, अब यहां पर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का दिया गया है। वेक्टर से हम लोग वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। अभी तो ये सब हम लोग सिर्फ डॉट में देख रहे हैं, बट जब हम लोग क्रॉस में जाएंगे ना, उसके जो एप्लीकेशंस आप लोग देखेंगे ना, मतलब कि समझिए कि हम लोग, अगर हमारा ज्योमेट्री अच्छा हुआ तो वेक्टर्स हमारा बहुत अच्छा होगा। मतलब कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट बहुत अच्छा है तो रोटेशनल डायनामिक्स में आपको कभी इतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। उसके लिए आपको आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छा रखना जरूरी है। तो यहां पे सेम देखिए, जैसे कि अब यहां पे आपको पूछ लिया गया है, क्या पूछ लिया गया? वॉल्यूम ऑफ द शेप जनरेटेड। पहली बात तो अब मुझे यहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो शेप जनरेट होगा, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि वेक्टर ए को रोटेट कर रहा हूं मैं, वेक्टर ए को रोटेट कर रहा हूं किसके अराउंड? वेक्टर बी के अराउंड, ठीक है। अगर मैं वेक्टर ए को रोटेट कर रहा हूं वेक्टर बी के अराउंड, देखो मैं रोटेट कर रहा हूं, इसको घुमाना है। थोड़ा इमेजिनेशन रखो अपना, थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर आप लोग करते हो ना, तो ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं आपसे बोलना क्या चाहता हूं, ठीक है, कि मैं आपसे बोलना क्या चाहता हूं। बस थोड़ा सा अपना आप लोग इमेजिनेशन रखिए। वेक्टर ए को मैंने रोटेट किया, तो ध्यान से देखना कौन सा शेप बन रहा है। जब मैंने वेक्टर ए को रोटेट किया तो यहां पे क्या बन रहा है? कोन टाइप शेप नहीं बन रहा है ये। क्या ये
कोन टाइप शेप नहीं है ना? ये कोन टाइप शेप बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। मतलब अब मुझे यहां पर इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। अब मुझे यहां पर इस कोन का वॉल्यूम निकालना है। जब कोन के वॉल्यूम की बात करता हूं तो फॉर्मूला आप सबको पता होगा। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 10th में आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से। ठीक है, अब आइए, अब वॉल्यूम निकालना है। 1/3 दिया हुआ है, पाई कांस्टेंट है, तो आर और एच की वैल्यू चाहिए मुझे। तो आइए आर और एच की वैल्यू निकालते हैं। कि मैं आपको 2 मिनट दूं? 2 मिनट दूं मैं आपको? ट्राई कीजिए आप लोग, आइए खुद से। चलिए एक बार क्वेश्चन का ट्राई करना आपका भी बनता है कि आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करें। दो नहीं, चलो 2 मिनट दे ही देता हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से 2 मिनट तक। बढ़िया सवाल है। जो जो चाहिए आपको सिर्फ वहां से निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, केवल आपको सॉल्व करना है। चलिए बच्चों सॉल्व कीजिए, थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए इसको। अच्छे से करना बच्चों इसको। जल्दी करो। चलिए ठीक है, अब इसको पॉज करते हैं, मैं ही कर देता हूं। चलिए देखिए यहां पे आर और एच पूछा गया है, ठीक है? ये देखिए, ये होगा मेरा एच, ये मेरा एच होगा और ये मेरा आर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये मेरा आर होगा। वेट 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 वेट, ये हमारा एच होगा और ये हमारा आर होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ध्यान से देखना, क्या आपको प्रोजेक्शन वाला कुछ याद नहीं आ रहा है? अगर मैं यहां पे एच की बात करता हूं तो मुझे वैल्यू चाहिए ना। तो अगर मैं एच के मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? ध्यान से बताओ, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? वेक्टर ए डॉट बी इंटू बी कैप, यही तो मिल जाएगी ना। वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ये किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड इसका? ए कॉस थीटा के, ए कॉस थीटा के। इसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? इसका यूज सिर्फ किया जाता है कंपोनेंट बताने के लिए, मैग्नीट्यूड बताने के लिए इसका यूज नहीं करते। मैग्नीट्यूड तो ए कॉस थीटा ही रहेगा, ये उसका कंपोनेंट बताता है बी के डायरेक्शन में, ठीक है? ये उसका कंपोनेंट बताता है बी के डायरेक्शन में। ये क्या मिल गया मुझे? ए कॉस थीटा मिल गया। आइए वैसे ही मुझे अगर आर आर का चाहिए रहेगा तो क्या मिल जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या था मेरा? ए साइन थीटा था। क्या था मेरा? ए साइन थीटा था। चलो इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं।
इनका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 1 10 4 14 रूट 14। सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना, चलो कर देता हूं आपके लिए एक बार मैं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो क्या आ गया, 1 + 4 + 9 इक्वल्स टू रूट 14। ठीक है, इक्वल्स टू रूट 14। वैसे ही बी का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा बच्चों, क्या मिल जाएगा बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। अब मत बोल देना बच्चों प्लीज इसको सॉल्व करने के लिए, ये सॉल्व नहीं करने वाला मैं। बी का मैग्नीट्यूड आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। चलो अब मुझे सिर्फ चाहिए एंगल्स, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एंगल्स। तो एंगल्स कहां से निकालूंगा मैं, देखो ना, ए कॉस थीटा है, ए साइन थीटा, मुझे केवल एंगल्स चाहिए। तो यहां से कॉस थीटा कैसे मिल जाएगा मुझे, कॉस थीटा मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए अपॉन बी, मॉड ऑफ ए बी। वेक्टर ए कितना है मेरा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय ए बी। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √14, बी का मैग्नीट्यूड √3। चलिए देखिए इसको सॉल्व कीजिए। आई का मल्टीप्लाई आई में 1 + 2 + 3, ठीक है, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय √14, √3 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय √14 √3। 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 × 2 डिवाइडेड बाय √14 × √3। अब यहां पे क्या बन जाएगा मेरा, ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को लिख सकता हूं √3 × √3। एक रूट कैंसिल होगा तो ऊपर कितना मिल जाएगा मेरे को, ऊपर नीचे का मिला के मेरे को मिल जाएगा 3/√14। कितना मिल जाएगा, 3/√14 × 2 कितना मिल जाएगा, 3/√14। अरे यार कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे √3 सेपरेट आएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाय √14। अब जब मैं सबको रूट में लूंगा, सबको रूट में लेते ही 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाय 14, 2 4 2 जा 4 7 जा, तो लास्ट में क्या मिल गया मुझको, √6/7 इज माई कॉस थीटा। √6/7 इज माई कॉस थीटा। चलिए अब जब मुझे कॉस मिल चुका है तो यहां पे मैं वैल्यू निकाल सकता हूं ना, यहां पे मैं वैल्यू निकाल सकता हूं कि मैं अगले स्लाइड पे जाऊं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एच मेरा क्या था, एच मेरा था ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड में। ए की वैल्यू कितनी थी, वेट एच तो मेरा ए कॉस थीटा था ना, एच क्या था मेरा, ए कॉस थीटा। √14 इंटू कितना मिल गया, √6/7, √6/7 सब एक साथ ले लो, 14 × 6/7 2 जा, अब कितना बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 को क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, 4√3 लिख सकता हूं। 12 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 3 4 बाहर आएगा तो 2√3 मेरा क्या आ गया, हाइट आ गया। चलो अब हाइट मिल गया, अब मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस में मेरा क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा कैसे मिलेगा मुझे, √1 - cos² थीटा, 1 - cos की वैल्यू क्या, 6/7, √6/7, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, 6/7। आंसर में क्या मिल जाएगा, 1/√7, 7 - 6 1/√7।
तो ये साइन थीटा मिल गया। तो यहां से आर कितना मिल जाएगा मुझे, रेडियस कितना है मेरा ए साइन थीटा, ए का रूट कितना है √14 इंटू 1/√7, ठीक है, इंटू 1/√7। कंबाइन करने पे कितना मिल जाएगा, √14/7 इक्वल्स टू √2। तो देखना ये मेरे आ गई h की वैल्यू, ये मेरे आ गई r की वैल्यू। चलो बच्चों फटाफट पुट करो यहां पे, फटाफट पुट करो यहां पे वैल्यूज। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2√3 r स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है मेरी √2, कितनी है एच की वैल्यू √2 है ना, कितनी है √2। तो 3 से 3 क्या होगा, कैंसल होगा, तो अंत में क्या मिल जाएगा मुझे 4π√2, ठीक है, कितना मिल जाएगा 4π√2। ठीक है बच्चों, चलो नोट डाउन कर लो इसको। हम्म 4 इंटू 3 2√3, यहाँ पे √2। एक बार देख भी लेते कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक छूट तो नहीं गई है, ताकि अपना आंसर का एकदम करेक्ट हो। ठीक है, चलिए तो वेट 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 बच्चों, हमने यहाँ पे h स्क्वायर किया, मैंने बोला था ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, बस यहाँ पे टर्म मिसप्लेस हो गया है। टर्म मिसप्लेस हो गया, बस लगा ही था मुझे। आर स्क्वायर कितना है मेरा √2 है ना, मतलब ये 2 आएगा, ठीक है। अब h कितना है मेरा, h मेरा है 2√3, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 मिल जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं होगा, अब कितना मिल जाएगा मुझे यहां पर, ये देखो ये 4 बन जाएगा, ठीक है, 4π इंटू √3/3, यहां पे कितना मिल जाएगा ये 1/√3, 1/√3 मिल जाएगा ना। अब एक काम करता हूं, मैं पाई को भी सिंगल कर देता हूं, 4 को अंदर भेज देता हूं, तो ये 1/√3 इंटू, अब एक काम करो पाई को बाहर रखो और 4 को अंदर भेज दो, कितना मिल जाएगा 16/3। तो ये मुझे मिल गया मेरा फाइनल आंसर, कि इसका वॉल्यूम कितना आया, इसका वॉल्यूम आ रहा है पाई इंटू √16/3। कोई डाउट बच्चों, देखो ये क्वेश्चन ना कम से कम 2 से 3 बार लगाना आप लोग, ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार लगाना, तब जाके कहीं आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, लिख लो फटाफट, लिख लो लिख लो लिख लो बच्चों, ठीक है, लिख लो इसको, ये सेकंड वन है और यहाँ पे सब मैंने सॉल्व किया हुआ है, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब जो ये अपना प्रोजेक्शन वेक्टर है, अब इसका यूज हम लोग और कहां कहां किस किस टॉपिक में देख सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आप सबने अपने स्कूल में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा आप सबने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा। तो रिफ्लेक्शन में भी इसका यूज होता है, रिफ्लेक्शन में भी इसका यूज होता है। देखो जहां कहीं भी डायरेक्शन आएगा, वेक्टर्स वहां अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, जहां कहीं भी डायरेक्शन आएगा, वेक्टर्स अपने नियम लेके वहां अपने आप पहुंच जाएगा। तो देखिए सेम चीज अब हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रिफ्लेक्शन के नियम याद होंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए देखिए क्या थे वो। ये अपना क्या हो गया, ये अपना बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां इसके बीच में एक
नॉर्मल रहता था, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंसिडेंट रे गिरेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगा, ठीक है। फिर वही इंसिडेंट रे यहां से दोबारा निकल जाएगा, वही इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्टेड रे बनके दोबारा निकल जाएगा, और यहां पर बीच में क्या होगा, यहां पर बीच में होगा नॉर्मल। क्या होगा, यहां पर बीच में होगा नॉर्मल। यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया इंसिडेंट रे। क्या होगा, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, यह आपका हो गया नॉर्मल, और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर सबसे सिंपल चीज, मैं मान के लेता हूं ये जो इंसिडेंट रे आई है, इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है, और ये क्या है मेरा, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसका यूनिट वेक्टर है आर कैप, क्या है, आर कैप है, और ये जो है नॉर्मल, इसका यूनिट वेक्टर है एन कैप। क्या है जिसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर है एन कैप, क्या है, एन कैप है। तो आइए सबसे पहले बेसिक सी बात है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहला लॉ क्या था मेरा, कि इंसिडेंट रे, कि मेरा जो इंसिडेंट रे होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो सबसे पहला लॉ तो मेरा यही बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड मेरा क्या था, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल, all lie in a same plane, lie in a same plane, और all are coplanar, क्योंकि कोप्लेनर का मतलब भी क्या है, सब सेम प्लेन में लाई करते हैं, ऑल आर कोप्लेनर, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, अब यहां से हमको आर फाइंड करना है आई और एन के टर्म्स में, दो मेथड में। सबसे पहला मेथड प्रोजेक्शन वाला मेथड जो बहुत सिंपल है, सेकंड है ज्योमेट्रिकल मेथड जो थोड़ा सा लेंदी है और आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है। चलिए तो यहां पे मैं इस स्लाइड को कॉपी किए लेता हूं, चलिए देखिए, तो इसकी जरूरत नहीं है, यहां पर हटा दो, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, नाम वाम की जरूरत नहीं है, अब नाम वाम हमने लिख लिए, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, अगर मैं इसको एक वेक्टर के प्रकार में मानूं, अगर मैं इसको एक वेक्टर समझता हूं, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहां होगा और एक कंपोनेंट यहां होगा, ठीक है। सेम ये आई है तो ये क्या है, आर है, जो इसका डायरेक्शन है सेम उसका अपोजिट डायरेक्शन आर के पास है,
तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक यहां होगा और एक यहां होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा, इसके पास कौन सा, देखो एक वेक्टर के जैसा इसको इमेजिन करो, एक वेक्टर के जैसा इसको इमेजिन करो आप लोग। ठीक है, वेक्टर में ध्यान से देखना आप लोग, प्रोजेक्शन कहाँ गया मेरा, ये रहा, ये देखो वेक्टर का जो ये वाला कंपोनेंट है, ये क्या है, ये है चीज मेरा, ये वेक्टर का कंपोनेंट है, और इस ये वाला कंपोनेंट क्या है मेरा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट बी कैप इंटू बी कैप। तो वही सेम चीज तो यहां पर होगी मेरी, वही सेम चीज तो मेरी कहां पर होगी, यहां पर होगी। ठीक है, जैसे कि ये जो वेक्टर है इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है कौन सा है, ये वाला है ना, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, देखो एन कैप के साथ में है, ये एन कैप के साथ में है ये, तो यहां पे क्या बन जाएगा मेरा, आई कैप माइनस आई कैप इंटू एन कैप, आई कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप, ये मेरा बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम है, देखो अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ ना फिगर को ना देखो, सिर्फ ना फिगर को ना घुमा के देख लो थोड़ा सा, सिर्फ ना फिगर को ना थोड़ा सा घुमा के देख लो, जैसे कि मैं इसको निकाल देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है, इसको भी निकाल देता हूँ, ध्यान से देखना, मैं फिगर को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, फिगर थोड़ा सा मैंने रोटेट कर दिया। अब ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। इस वेक्टर आर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखना ये आई कैप जो है, आई कैप जो है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन होगा, ये होगा, क्या मिल जाएगा, आई कैप माइनस आई कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप, ये तो मुझे मिला था। और इसके साथ में जो कंपोनेंट रहेगा, ये जो कंपोनेंट यहां पे है, वो उसी के पैरेलल में तो ये है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या मिल जाएगा मुझे, आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, यही मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ये वेक्टर यहाँ पे, ये वेक्टर यहाँ पे ऐसा है, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला एक ये वाला यहाँ पर और ये वाला ऊपर लिखा मैंने। ठीक है, चलो, तो अब लग रहा है मुझे कि शायद आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है, आ जाओ, देखो तो ये वाला कंपोनेंट क्या मिल जाएगा मुझे, आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। अब ध्यान से देखना, आर का डायरेक्शन आई के बिल्कुल उल्टा है, तो इसका जो आएगा वो माइनस में नहीं आएगा, माइनस ऑफ आई कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप। ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा है आई कैप से, इसके लिए माइनस लगा, माइनस किसको दिखाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। और यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, ये सेम आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्या मिल जाएगा यहां पर, ही आई कैप माइनस आई कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये सेम टू सेम मिल जाएगा। अब देखो, अब सबसे पहला चीज जो मुझे फाइंड करना था, ठीक है, फाइंड आर कैप in the terms of I cap and n cap। ठीक है, तो ये मेरा मेथड 1 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए, मेरा मेथड 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, आप लोग, अगर मैं इस वेक्टर को यहां पे
पैरेलल शिफ्ट करता हूं, ठीक है, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया, एक ये वेक्टर बन गया, ये ऊपर की ओर है, तो आर्क वेक्टर मुझे चाहिए। तो इक्वेशन में क्या मिल रहा है मुझे, आर कैप इक्वल्स टू दिस प्लस दिस एज अ रिजल्टेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस प्लस दिस ना, दिस इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लाए तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, लाइक लाइक रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर, जैसे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में करते थे। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, देखो पहले तो ये आएगा मेरा आई कैप माइनस आई कैप इंटू एन कैप इंटू एन कैप, अगेन माइनस, क्योंकि प्लस करूंगा तो बाद में क्या हो जाएगा, माइनस ही तो होगा, माइनस आई कैप इंटू एन कैप, देन ये आई कैप ही रहेगा, सेम टर्म है, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू आई कैप इंटू एन कैप, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे मेरा क्या मिल गया, आर कैप मिल गया, किसके टर्म में, आई और एन के टर्म में मिल गया। और मुझे लगता होगा कि लगभग बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि सर ये आपने कैसे किया। बिल्कुल वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना आप लोग, क्योंकि ये आपको याद रखना है। सॉरी, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। देखो फिजिक्स में अगर आप लोग चाहते हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए ना, तो बहुत सारे रिजल्ट आपको मेमोराइज होने चाहिए, बहुत सारे रिजल्ट आपके मेमोरी में होने चाहिए, तब कहीं जाके आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। क्योंकि जहां पे बाकी बच्चे डिराइव करते होंगे क्वेश्चंस को, वहां पे आप लोग सीधा रिजल्ट लिख के आंसर निकाल लोगे, समझ गए। तो रिजल्ट आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मेहनत नो डाउट बहुत लगेगी, हद से ज्यादा लगेगी, तभी तो आप लोगों को कुछ स्कोर आ पाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो एक काम करो, ये मेथड 1 आप लोग फटाफट लिख के ले लो अच्छे से, फिर इसके बाद में हम लोग ज्योमेट्री वाला मेथड देखते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने दूसरे मेथड के ऊपर, ज्योमेट्रिकल मेथड। सेम फिगर तो इसकी जरूरत हमको पड़ेगी ही, कोई नहीं फिर से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए इसको डिलीट कर दो, यहीं पे बना लेता हूं। चलिए मेथड 2। अब मेथड 2 थोड़ा ध्यान से देखना, सिंपल है बट इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, मेथड 2 सिंपल है बट इसके गलत होने के चांसेस थोड़े रहते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है। क्योंकि क्या होता है इसमें कैलकुलेशन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना फिगर बना के ले ही लेते हैं। ये देखिए, ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे गिर रहा है इंसिडेंट रे और यहां से निकल रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और यहां बीच में गिर रही है नॉर्मल। क्या गिर रही है, नॉर्मल गिर रही है। इसका यूनिट वेक्टर है आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर है एन कैप, और इसका यूनिट वेक्टर है आर कैप। सेम क्वेश्चन, फाइंड आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। चलिए फाइंड करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ये भी सेम एंगल, ये भी सेम एंगल, तो ये भी मेरा थीटा होगा और ये भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं मान के लेता हूं कि इसका यूनिट वेक्टर जो आई कैप है
वो ये है। ठीक है, मैंने माना कि इसका जो यूनिट वेक्टर आई कैप है वो ये है, तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे लाता हूं, तो मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर लेके आता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ड्यू टू अल्टरनेट एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने आई कैप का यूनिट वेक्टर लिखा है, ये क्या मेरा आई कैप है, आई कैप का यूनिट वेक्टर। जैसे देखो मुझको बताओ तुम लोग कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये मेरा आई कैप हुआ, फिर उसके बाद में ये मेरा आई कैप हुआ। अब एक काम करो आप लोग ना, आर कैप पे भी ले लो जरा यूनिट वेक्टर, काम करो आर कैप का भी यूनिट वेक्टर ले ही लो। ठीक है, लेने से हमारा ही फायदा है, बताता हूं क्या। अब ध्यान से देखना, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इस येलो वाली लाइन का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इस पिंक वाली लाइन का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, अब यहां पे एक स्ट्रेट लाइन लो। ठीक है, यहां पे क्या लो, एक स्ट्रेट लाइन लो। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ड्यू टू ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब मुझे बताना आप लोग, ठीक है, देखो कि अगर ये मैग्नीट्यूड 1 है, ये मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका लेंथ क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 cos थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 cos थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा मेरा 1 cos थीटा। और मैं अगर टोटल लेता हूं तो टोटल कितना मिल जाएगा, टोटल मुझे मिल जाएगा 2 cos थीटा, डायरेक्शन लूंगा तो एन कैप, डायरेक्शन लूंगा तो एन कैप मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्शन लूंगा तो क्या मिल जाएगा, एन कैप मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर रखता हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, इनिशियल, देखो ना, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, दिखाई नहीं दे रहा तुम लोगों को यार, रुको मैं फिर से बनाता हूं, देखो अब ध्यान से देखना। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ना पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूं, ये मैंने बाहर निकाला, मैंने बाहर निकाला किसको, आई कैप को, आई कैप का यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने बाहर निकाला किसको, आर कैप के यूनिट वेक्टर को। फिर उसके बाद में ये क्या है मेरा, अब ध्यान से देखना आप लोग, ये आर कैप, ये आई कैप, ठीक है, इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड, इसका डायरेक्शन कहाँ है, एन कैप की ओर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर कैप इक्वल्स टू, आर कैप इक्वल्स टू आई कैप, क्योंकि ये तो आई कैप ही है ना, आई कैप प्लस 2 cos थीटा एन कैप, 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा एन कैप प्लस 2 cos थीटा एन कैप। ध्यान से देखना, ठीक है, मैं इसको साइड में कर रहा हूं, तो ये एन कैप नहीं है तो इसका डायरेक्शन ही है, ये पूरा है 2 cos थीटा एन कैप। ठीक है, साइड में करो इसको। अब आओ, अब ध्यान से देखो यहां पर, ये मुझको मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये भाई साहब, बट मेरे पास है अभी ये। तो एक काम करो,
अब एक काम करो, डॉट प्रोडक्ट लो किसके बीच, आई कैप और एन कैप के बीच। डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ एन कैप इंटू कॉस। अब इनके बीच में एंगल कितना है, आई और एन के बीच में एंगल निकालना है। देखो ये है मेरा आई कैप, ठीक है, ये है मेरा आई कैप और ये है मेरा एन कैप। देख रहे हो ना, आई कैप यहां से लिया है और एन कैप यहां से लिया है। देखो तो यहां पे ये क्या है मेरा, ये है मेरा एंगल थीटा, तो ये एन कैप है और ये आई कैप है। तो इनके बीच में एंगल कितना मिल गया, इनके बीच में एंगल मिल गया मुझे पाई माइनस थीटा। डाल दो यहां पे, क्या मिल गया, पाई माइनस थीटा मिल गया। क्या मिल जाएगा मुझे बाल को, आई कैप इंटू मॉड ऑफ एन कैप इज माइनस कॉस थीटा, इज माइनस कॉस थीटा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, ये कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट एन कैप मुझे क्या मिल जाएंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा मिल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से बुद्धि का प्रयोग करना आप लोग, ठीक है। देखो आई कैप इंटू एन कैप इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, दे दो माइनस इनको, नहीं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप इंटू एन कैप इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की जगह पे इनको रख दो, चलो रख देते हैं यार। क्या मिल गया, आर कैप इंटू वाई कैप। अब कॉस की जगह पे ये रहेगा तो माइनस टू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। वही रिजल्ट, वही बात मुझे फिर से मिल गई, ठीक है, वही रिजल्ट, वही बात मुझे फिर से मिल गई। अब देखो बच्चों, अब इसको ना आप लोगों को याद रखना है, इसको ना आप लोगों को अभी याद रखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, ठीक है, जो आपको ऑप्टिक्स के टॉपिक में मैं नक्की सिखाऊंगा और आपको वहां पे ये चीजें देखने को मिलेंगी। अभी आगे बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हैं जो आप लोगों ने कभी देखी भी नहीं होगी, ठीक है। देखो एक तो वेक्टर्स जो लगभग सबने पढ़ के रखा होगा, सिंपल सिंपल वाला, कितने को लगता है कि सर वो जो वेक्टर्स हमने पढ़ के रखा है वो कहाँ है, आपने डॉट प्रोडक्ट तो सिखा दिया बट वो चीजें नहीं सिखाई जो हम सीखना चाहते थे, ठीक है। बट यहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कह रहते हैं कि सर देखो मुझे आप ना ए कैप दे दो, मुझे आप बी कैप दे दो और पूछ लो बेटा बता ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लो, या फिर मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी की वैल्यू पूछ लो, ठीक है। इनसे भी पेट नहीं भरेगा तो पूछ लेगा बेटा सर आप पूछ लो कि उनके बीच में एंगल क्या होगा। मैं इन सारे सवालों में हैप्पी रहता हूं, ठीक है। अब ये सारे सवाल जो रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लो, वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप देन 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ये सारे सवाल पूछ लेंगे, जो कि 90% जनता यही सारे सवाल करती है। तो यहां पे क्या होगा मालूम है, ये लेगा, ये होगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेगा, रूट लेगा, स्क्वायर लेगा, फिर आई का जे के जे से के का के से मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा, फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के उसको थीटा भी मिल जाएगा। ये सारे सवाल करके वो खुश। बट जब पेपर में बैठेगा तो टाइट एंड हुस, तो वहां पे क्या होगा, सवाल बनने नहीं वाले, क्योंकि सवाल थोड़े से अपर लेवल के रहते हैं, ठीक है, सवाल थोड़े से ऊपर लिमिट के रहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब ये सारी चीजें सबको आती है, ये सारी चीजें सबको आती है, जो सबको नहीं आती वो ये सारी चीजें हैं, जो सबको नहीं आती वो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। या कभी आपने सोचा था कि आपको वेक्टर्स के टॉपिक में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, अभी बहुत कुछ है यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसको कम से कम इसको 3 टाइम्स रिवाइज करना है। ये सिंगल टाइम में आपके ब्रेन में चला जाए ये होगा ही नहीं, सिंगल टाइम में ये आपके ब्रेन में
चला जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 3 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो 3 बार तो कम से कम ये वीडियो देख लो तो आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लो इसको, आप लोग फटाफट लिख लो इसको। चलो बच्चों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आई नो कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, बट कोई बात नहीं, अगर सिलेबस अच्छे से खत्म करना है तो इतना तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक का नाम डालिए आप लोग, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स, और इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत जगह काम आने वाला है इसका रिजल्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ वेक्टर्स। चलिए देखिए यहां पर क्या है, यहां पर मान लीजिए कि मैंने किसी एक पॉइंट पर क्या किया, मैंने 3 कॉन्करेंट फोर्सेस लिए हैं। मैंने एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लिए हैं, जैसे कि एक ये लिया मेरा फोर्स, ये है मेरा फोर्स F1 वेक्टर। उसके बाद मैंने ये एक लिया हुआ है, ठीक है, ये है मेरा F2 वेक्टर, और फिर मैंने एक ये लिया हुआ है, ये है मेरा F3 वेक्टर। अब यहां पे क्या इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि नेट फोर्स मेरा 0 है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे जो एफ नेट की वैल्यू है, मतलब वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, जल्दी लेते बच्चों क्योंकि माइक की बैटरी बहुत ही कम है। बैटरी खत्म हो उससे पहले टॉपिक हम लोगों को खत्म करके लेना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, तो देखिए ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से समझना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर जो सिंगल पॉइंट में मैंने लिया था, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है, उसको मान लेता हूं और यहां पे एंगल ड्रॉ करता हूं एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यहां पे एंगल मान लो मेरा θ1 है, और यहां पे एंगल मेरा कितना है, θ2 है। अब इसके ऊपर मेरे को फोर्सेस को रिजोल्व करना है, इसके ऊपर मुझे फोर्सेस को रिजोल्व करना है, जहां पर मेरे सारे फोर्सेस का इक्विलिब्रियम में, मतलब एफ नेट की वैल्यू क्या है मेरी, 0 है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए थोड़ा सा मैं इसी स्लाइड को कॉपी किए लेता हूं। चलिए देखो यहां पर, चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। देखो इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएंगे मुझे, यहां पर मिल जाएगा F1 cos θ1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, F1 है, इसका मैग्नीट्यूड F2 है, और इसका मैग्नीट्यूड F3 है। और यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, F1 sin θ1। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, F2 cos θ2, और यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, F2 sin θ2। अब मैं यहां पे अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकता हूं आराम से। पहले आप लोग डायग्राम निकाल लो। ठीक है, अब देखो ये है मेरा सबसे पहला मेथड 1। देखो यहां पर क्या मिल गया मुझे,
क्या मिला मुझे एफ, यहाँ पे क्या मिल गया, F1 cos थीटा 1, F1 cos थीटा 1 इक्वल्स टू F2 cos थीटा 2, F2 cos थीटा 2। उसके बाद में इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके मैग्नीट्यूड F3 के बराबर होगा। ओके, तो क्या मिल जाएगा मुझे, F1 sin थीटा 1 प्लस F2 sin थीटा 2 इक्वल्स टू F3 इक्वल्स टू F3। ये मुझे मिल गया। अब देखो ये ना हो गया बहुत लंबा चौड़ा मेथड। अब इसके ऊपर ना एक थ्योरम भी आता है। क्या आता है, वो होता है लामिस थ्योरम। अगर आपको लामिस थ्योरम याद है तो वो किसी भी तीन कॉन्करेंट फोर्सेस के ऊपर अप्लाई होगा और प्लस वो कोप्लेनर वेक्टर्स रहने चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग पढ़ने वाले अपना लामिस थ्योरम। काम करते पहले इस स्लाइड को डिलीट किए देते। ठीक है, चलो देखो, चलो नाम डालो, लामिस थ्योरम। ठीक है, लामिस थ्योरम क्या कहता है मेरा, लामिस थ्योरम मेरा कहता है कि अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, तीन फोर्सेस हैं, ठीक है, लाइक दिस इज F1, this is F2 and this is F3। if F1 plus F2 plus F3 is 0, if F1 plus F2 plus F3 is 0, then okay, then F1 के सामने वाली एंगल थीटा 1, F2 के सामने वाली एंगल थीटा 2 और F3 के सामने वाली एंगल थीटा 3। तो मैं क्या बोल दूंगा, F1 का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन थीटा 1 इट इज इक्वल्स टू F2 अपॉन जो F2 के सामने एंगल है उसका साइन थीटा 2 इक्वल्स टू F3 के सामने वाला एंगल F3 अपॉन साइन ऑफ थीटा 3। ये सब का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। कब होगा ये, जब F1 और F2 और F3 तीनों का नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तब ये थ्योरम मेरा क्या होगा, सही होगा और मैं ऐसे कैलकुलेशन कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके ऊपर इसका एक छोटा सा हम लोग प्रूफ देख के लिखते हैं। पहले आप लोग लिख लो इसको फटाफट। ठीक है बच्चों, चलो इसका हम लोग प्रूफ देख के लेते हैं। आइए चलो, ध्यान से देखना। अब इससे हम लोग एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। ठीक है, इससे हम लोग एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं F1 वेक्टर, वो यहां लाया मैंने। ठीक है, फिर F2 वेक्टर के टेल को F1 के हेड पे रखा, फिर F3 वेक्टर F3 वेक्टर का टेल कहां पे रखा मैंने, यहां पे रखा। कहां पे, F2 के हेड पर। चलो थोड़ा सा सेट कर ले इसको। ठीक है, समझ जाना। चलो अब ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, वेट, वाला फिगर तो हमको लगेगा ही, यहां से कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है,
कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। ये है मेरा F3 वेक्टर। यहाँ पर खींच देता हूँ वेक्टर नीचे जरा। F3 वेक्टर। अब ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? अब ध्यान से देखना। जैसे कि देखो F1 और F3 के बीच, F1 और F3 के बीच में यहां पर कितना एंगल है? देखो ना, अगर मैं F3 को ऊपर लेके जाता हूं तो यहां पे एंगल कितना है मेरा? θ2 है, ठीक है? कितना है मेरा ये एंगल? ये एंगल मेरा है θ2। तो ये वाला एंगल मेरा कितना होगा? ये वाला एंगल मेरा बन जाएगा पाई माइनस θ2। कितना बन जाएगा? पाई माइनस θ2 बन जाएगा। वैसे ही मैं अगर F1 और F2 की बात करता हूं तो ये वाला एंगल यहाँ पे θ3 दिया हुआ है, ठीक है? तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? पाई माइनस θ3 बन जाएगा। वैसे अगर किसकी बात करता हूँ, F2 और F3 की बात करता हूँ, F2 और F3 की बात करता हूँ, यहां पर ये वाला एंगल, ठीक है? ध्यान से देखना, यहां पर ये वाला एंगल कितना दिया हुआ आपको? θ1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको? θ1 दिया हुआ है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा? पाई माइनस θ1 मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि इसको एक ट्रायंगल हमने बना दिया है। F1 के हेड पर F2 का टेल और F2 के हेड पर F3 का टेल, जिससे ये क्या बन गया है? अगर मैं इसको बात करूं तो ये एक नल वेक्टर शो कर रहा है, जहां पे F1 प्लस F2 प्लस F3 मेरा क्या है? तीनों मेरा क्या है? नेट फोर्सेस क्या उन तीनों का? 0 है, ठीक है? इसमें कोई डाउट है आप सबको? कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है? कोई भी नहीं है डाउट? चलिए फिर तो बढ़ते हैं आगे। आ जाओ। अब मुझे इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस फिगर की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको जरा साइड में कर लूं। देखो, अब ना आप सबको एक ट्रायंगल लॉ पता होगा। एक ट्रायंगल लॉ होता है, ठीक है? ट्रायंगल ए बी सी, जिसको हम लोग साइन रूल बोलते हैं। अगर किसी ट्रायंगल को या फिर किसी साइड को अगर ट्रायंगल बनना है तो उसको ये तीनों नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो ये अगर x है और ये अगर y है और ये z है, तो लेट सपोज दिस एंगल θ1, दिस एंगल इज θ2 और दिस एंगल इज θ3। तो कोई ट्रायंगल ट्रायंगल तभी बनता है जब वो इस रूल को फॉलो करता है। मतलब x किसी भी साइड का, किसी भी साइड के सामने वाली साइड का साइन एंगल इज इक्वल्स टू, किसी भी साइड के सामने वाली साइड का साइन एंगल इक्वल्स टू y के सामने वाली साइड अपॉन उसका साइन एंगल θ2 इक्वल्स टू z अपॉन उसके सामने वाली साइड का साइन एंगल θ3। ये क्या होगा? ये मेरा इक्वल आना चाहिए। ये जो रेशियो है मेरा इक्वल आना चाहिए। मैंने एंगल θ1 θ2 θ3 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो जब कोई ट्रायंगल इस रेशियो को फॉलो करता है तभी वो क्या होता है? एक ट्रायंगल बनने के लिए तैयार होता है। अगर वो इस रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा तो वो ट्रायंगल कभी फॉर्म ही नहीं कर सकता। ट्रायंगल को ट्रायंगल बनना है तो उसको ये रेशियो को इक्वल शो करना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो वही सेम चीज हम लोग इसमें लगाते हैं, ठीक है? F1 के सामने क्या है? पाई माइनस θ1 है, तो क्या मिल जाएगा? फ्रॉम साइन रूल, ठीक है? फ्रॉम साइन रूल F1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस θ1 इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय देखो ना, F2 के सामने वाला एंगल क्या है मेरा? साइन ऑफ पाई माइनस, ये दो कहां से आ गया? साइन ऑफ पाई माइनस
थीटा 2 इक्वल्स टू F3 के सामने वाला साइड क्या है हमारा पाई माइनस थीटा 3, तो F3 अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा 3। ठीक है बच्चों, अब आप सबको मालूम है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि ये मेरा पहुंच जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक्स एक्सिस पे है तो एंगल नो चेंज होगा। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, नो चेंज होगा, तो साइन साइन ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पे क्या मिल जाएगा, साइन थीटा 1 एज इट इज मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे क्या मिल जाएगा मुझे, F1 अपॉन साइन ऑफ थीटा 1 इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन ऑफ थीटा 2 इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन ऑफ थीटा 3। तो ये मुझे मिल गया मेरा लामिस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, और यहां पे एक बात ध्यान में रखना, ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर 3 कोप्लेनार वेक्टर, ओनली वैलिड फॉर 3 कोप्लेनार वेक्टर्स। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल 3 कोप्लेनार वेक्टर्स के लिए पॉसिबल है, 4-5 होंगे तो नहीं काम करने वाला भाई। ठीक है, फटाफट लिख के ले लो। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आगे कुछ हम लोग 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं और लेक्चर का अपने करते हैं दी एंड, क्योंकि आज आपको रिवाइज करना है पूरा प्रोजेक्शन वेक्टर और लामिस थ्योरम। ठीक है, चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैंने सामने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, वेक्टर सी दिया हुआ है आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर बोला है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिंपल सी बात है, मैं अगर यहां पे मान लेता हूं कि लेट सपोज कि यहां पे कोई तो आर वेक्टर है जो किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है, तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सी वेक्टर इंटू आर कैप इंटू आर कैप, यही तो पूछ रहा है ये, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग आर वेक्टर। ओके, मतलब सी वेक्टर डॉट आर कैप इंटू आर कैप। यही तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर किसी वेक्टर का दूसरे में कंपोनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए ए प्लस बी मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी क्या मिल जाएगा मुझे, ये 0 बन जाएगा, 0 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, दैट इज माई आर वेक्टर। और मुझे आर कैप भी चाहिए, तो आर कैप की वैल्यू क्या होगी मेरे लिए, आर कैप की वैल्यू क्या होगी बता दो, ये मेरा बन जाएगा 3 जे कैप प्लस 2 के कैप रूट ऑफ 9 प्लस 2 9 स्क्वायर प्लस 4 रूट 13। अब बस ये वैल्यू मुझे यहां पर रखनी है तो मैं रख देता हूं बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए सी वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है, सी वेक्टर मेरा दिया हुआ है ये, तो रखो यहां पर आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप डॉट ऑफ आर कैप मेरा ये है। ठीक है, 3 जे कैप माइनस 2 कैप के कैप डिवाइडेड बाय रूट 13 इंटू अगेन आर कैप। ठीक है, अगेन आर कैप 3 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 13 इक्वल्स टू आई का यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है तो वहां पे आई का कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, आई के साथ जे का जैसे वो यहाँ पे क्या मिल जाएगा
-6 प्लस 2, देखो ना, -6 प्लस 2, -1 इंटू -2 प्लस 2 अपॉन ये √13 है, ये √13 है, क्या बन जाएगा 13, और यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को 3j कैप -2k कैप। फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, ध्यान से देखना, -4 अपॉन 13 इंटू 3j कैप -2k कैप, ठीक है, इंटू 3j कैप -4। ओ थांबा 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 पब्लिक, थांबा 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 भावनो, यहाँ पे प्लस है हम लोग का, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये -8 होगा अपना। अब आंसर राइट है। देखो अपना आंसर क्या बन गया, अगर मैं पूछना चाहूं तो क्या मिल गया मेरे को, देखो सी वेक्टर आर कैप इंटू आर कैप क्या मिल गया मुझे, -8/13 3j कैप प्लस 2k कैप, 3j कैप प्लस 2k कैप। समझ गए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलोंग वेक्टर ए प्लस बी। मैंने ए प्लस बी को मान लिया एक आर वेक्टर और लेके पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया मेरा आंसर। कुछ टफ था बच्चों इसके अंदर, कुछ भी टफ नहीं था, सब सिंपल प्रोसेस, मैंने न्यूमेरिकल पहले आपको सिखा दिए थे। चलिए बढ़ते अभी हम लोग अगले न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला न्यूमेरिकल क्या लिखा हुआ है मेरा, वेक्टर आर दिया हुआ है आई कैप -2j कैप प्लस x k कैप, वेक्टर एस दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2k कैप। ये रुको यार, ये 2k कैप कहां से आ गया, ये तो 2j कैप होगा, ठीक है। वेक्टर एस दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप, तो क्या क्या फाइंड करना है मुझे, फाइंड द रेंज ऑफ x सो दैट x की वैल्यू मुझे ऐसे फाइंड करनी है कि r और s के बीच का एंगल एक बार 90 डिग्री हो और एक बार ऑब्ट्यूस हो। बहुत सिंपल केस है यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। पहला वाला, अगर r और s के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो सिंपल सा क्या है कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना भैया, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। अब डायरेक्ट सॉल्व करना है, 3 इंटू 1 3, देखो ना ऊपर वाले का कोएफिशिएंट 1 है तो i इंटू आई, 3 इंटू 1 1, ठीक है। यहां पे -4, यहां पे क्या मिल जाएगा -4x इक्वल्स टू 0, फिर यहां पे क्या मिल जाएगा -1, 4x वहां जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल गई -1/4 मिल गई। अब दूसरा देखो, दूसरे का मतलब क्या, ध्यान से देखना, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, ऑब्ट्यूज बोल रहा है। और जब हम लोग एंगल निकालते हैं टर्म क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा, ठीक है, अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 हुआ तो थीटा लेस देन 0 होगा मेरा, थीटा क्या होगा लेस देन 0 होगी। कॉस थीटा अगर 90 से आगे जाता है तो वो आंसर कैसे देने लगता है 0 से कम, क्योंकि कॉस 90 ही 0 है। क्योंकि कॉस में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल मेरा बढ़ता है वैल्यू मेरा घटता है। जब कॉस 90 0 होगा, ठीक है, तो अगर cos 90 से ज्यादा का वैल्यू रहेगा तो वो 0 से कम होगा, तो इसीलिए थीटा अगर 90 से बड़ा हुआ तो यहां पर मेरा क्या मिल जाएगा मेरे को, मेरे cos थीटा की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0 होगी। तो यहां पे क्या मिल जाएगा r डॉट एस इट इज लेस देन 0, क्यों, क्योंकि यहां पे इसको ओपन करने पे क्या मिलता है मेरे को r डॉट एस cos थीटा, ठीक है, r डॉट एस इंटू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, ए बी कॉस थीटा मिलता है मुझे। नहीं तो काम करते हैं, ऐसे नहीं भी करते हैं तो एक काम करते हैं, सीधा हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल तो यहाँ पे लगाना नहीं, क्योंकि कुछ मालूम है ये एंगल मेरा क्या है लेस देन 0 है। तो देखो यहाँ पर सेम 3 -4 लेस देन 0, ये -1 बन जाएगा, 4x वहां जाएगा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं
माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा मैं, रुको, -4x यहीं रखो, इसको वहां पे जो -1 था तो +1 बन जाएगा, ये -x है तो ये 1/4, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये साइन क्या होता है, पलट जाता है, तो x इज ग्रेटर देन -1/4। ठीक है, अगर मेरा थीटा, अगर मेरे थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी तो x की वैल्यू -1/4 से बड़ी होगी, और अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, -1/4 होगी। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए लेक्चर हम लोग यहीं पे दी एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग और नई बातें सीखेंगे और अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे, और बहुत ही जल्दी में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक साथ सिखाने वाला हूं। बस जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, उसको आप लोग कंटिन्यूअस रिवाइज करते रहो, कंटिन्यूअस क्वेश्चन को रिवाइज करो, थ्योरी को रिवाइज करो, कम से कम 2 से 3 बार लगातार वीडियो देखो, क्योंकि कंसिस्टेंसी में ही सफलता का राज छुपा हुआ है। अगर आप चीजों को डेली पढ़ते हो, 2 से 3 बार पढ़ते हो, फिर उसको बुक बंद करके बिना देखे लिखते हो, तब कहीं जाके वो चीजें आपके दिमाग में स्टोर होंगी और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, तभी एग्जाम आप लोग क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जेई और नीट के अंदर, खास करके जेई में टोटल 90 चैप्टर्स होते हैं, 90 चैप्टर्स को यहां पे बिठाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो वो मेहनत करने का एक ही रास्ता है, सिर्फ लिखो। कंसेप्ट पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ लिया, बुक बंद करो, सिर्फ लिखो। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।